जय हिंद दोस्तों, मैं अभिराज स्नेही आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 8वां क्लास है। पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे मराठा साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा की जाती है, जो काफ़ी वीर और साहसी शासक थे। वो जब तक सत्ता में रहे, उन्होंने मुगलों को पानी पिला कर रखा। अगर आप चाहते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर पहले उसे देख लें। तो शिवाजी के बाद की स्थिति को अगर हम समझे तो 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके 2 पुत्र होते हैं, एक संभाजी और एक राजाराम। तो उनकी मृत्यु के पश्चात जो है वो संभाजी गद्दी पर बैठता है 1680 ईस्वी में। तो अगर हम समझने की कोशिश करें संभाजी के बारे में, तो संभाजी जो था वो उनका एक मुख्य सलाहकार था कवि कलश, उन पे काफ़ी ज़्यादा निर्भर था। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि संभाजी का सलाहकार कौन था, तो आपका आंसर होगा कवि कलश। संभाजी ने एक बहुत बड़ी गलती की। यहाँ पे गलती क्या की कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था अकबर नाम का, उसको अपने यहाँ शरण दे दिया, जिसके कारण मुगल सेनापति मुबारक खां के द्वारा 1689 ईस्वी में संभाजी की हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, उनके 7 वर्षीय पुत्र शाहू को और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुगलों के द्वारा कैदी बना लिया जाता है। अगर हम इसके बाद की स्थिति को समझे तो इनकी मृत्यु के पश्चात राजाराम जो है वो गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये गद्दी पर बैठता नहीं है, मुगलों के डर के कारण इधर उधर भटकता रहता है, जिसके कारण कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ये मुगलों के डर से इसने क्या किया कि राजधानी जो है, संभाजी के समय राजधानी रायगढ़ थी मराठों की, इसने अपनी राजधानी को सतारा स्थानांतरित कर लिया। इसके बारे में कोई मुख्य बिंदु नहीं बनते हैं। तो इसके बाद की स्थिति को समझे तो 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो जाती है। राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र होता है शिवाजी सेकेंड, वो अल्पवयस्क होता है, जिसके कारण उसकी पत्नी जो होती है ताराबाई, उसकी संरक्षिका में, ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी सेकेंड को गद्दी पर बिठाया जाता है। 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और लेकिन हम समझे तो 1707 ईस्वी में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु जब होती है तो मुगल जो है वो काफ़ी चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, शाहू को अपने यहाँ जो कैदी था उसे रिहा कर देते हैं, ताकि वो जाकर अपने उत्तराधिकार का युद्ध करे और जिससे मुगलों को फ़ायदा हो। और हुआ भी ऐसा ही। वहाँ से छूटने के पश्चात 1707 ईस्वी में शाहू ने जो है वो अपने उत्तराधिकार के लिए ताराबाई के साथ एक युद्ध लड़ता है, जिसे खेड़ा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें शाहू की सहायता जो है बालाजी विश्वनाथ के द्वारा की जाती है और अंततः शाहू की जीत होती है। तो यहाँ से 1707 ईस्वी में शाहू जो है वो छत्रपति की गद्दी पर बैठता है। तो हम समझने की कोशिश करें तो इस युद्ध के पश्चात मराठा साम्राज्य जो है उसका शासक 2 जगह से हो रहा है, उसका शासन 2 जगह से हो रहा है। एक जगह पे सतारा है, सतारा में शाहू शासन कर रहा है, और कोल्हापुर से शिवाजी सेकेंड शासन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके बाद की स्थिति को समझे तो बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बनता है, ठीक है, 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया जाता है। इसके बाद पेशवा का पद जो है वो छत्रपति के पद से भी शक्तिशाली हो जाता है, और इसी कारण बालाजी विश्वनाथ को जो है वो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इसने मराठा साम्राज्य को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाने में मदद की। इसके बारे में अगर हम समझने की कोशिश करें तो 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को मारने में सहायता करता है। अगर हम समझने की कोशिश करें फर्रुखसियर के बारे में, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र होता है बहादुर शाह, वो गद्दी पर बैठता है, बहादुर शाह प्रथम। उसके पश्चात बैठता है गद्दी पर जहांदर शाह। और जहांदर शाह की मृत्यु करने में सैयद बंधु, 2 भाई थे जो सैयद बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं, डिटेल में आप मेडावल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया कि जहांदर शाह की मृत्यु कर दी और फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फर्रुखसियर जो है उसने क्या किया, वो सैयद बंधु के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। तो सैयद बंधु ने इसको भी हटाने की ठानी। तो इसी को हटाने में, तख्ता पलट करने में बालाजी विश्वनाथ ने सैयद बंधु की मदद की, और फर्रुखसियर के पश्चात रफी-उद-दरजात को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो रफी-उद-दरजात और
बालाजी विश्वनाथ के साथ 1719 में एक संधि होती है जिसे मराठों का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलकर बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है 1720 ईस्वी में। उसके पश्चात उनका जो पुत्र है वो बाजीराव प्रथम, वो पेशवा की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी ना बाजीराव मस्तानी, तो मस्तानी को लेकर भी काफ़ी प्रसिद्ध थे बाजीराव। खैर एनीवे, अगर हम समझने की कोशिश करें तो शिवाजी के पश्चात अगर कोई गुरिल्ला युद्ध का बड़ा जानकार था तो वो थे बाजीराव प्रथम। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जैसे हम पढ़े थे कि मराठे जो थे वो चौथ और सरदेशमुखी नाम के दो टैक्स लेते थे। इसी के कारण चौथ क्यों लेते थे मैंने बताया था आपको, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चौथ वो लेते थे किसी अन्य क्षेत्र पे जो पड़ोसी राज्य थे उस पर युद्ध ना करने के कारण। इसी की बात को लेकर हैदराबाद के निजाम और मराठों के बीच 1728 ईस्वी में संघर्ष होता है जिसे पालखेड़ के युद्ध से जानते हैं। ठीक है, जिसमें मराठों की क्या होती है, जीत होती है और निजाम इसमें हार जाते हैं और युद्ध के पश्चात मुंगी सियुगांव की संधि होती है। ठीक है, और निजाम जो है यहाँ पे हार नहीं मानते, 1737 और 38 में फिर से युद्ध करते हैं और फिर से उनकी जो है हार हो जाती है। इस युद्ध को भोपाल के युद्ध के नाम से जानते हैं और संधि जो होती है दुराई सराय की संधि। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो थे काफ़ी शक्तिशाली शासक थे। ये जैसे ही सत्ता पर बैठे इन्होंने शाहू को कहा था कि हमारी जो सत्ता है वो अटक से कटक तक होगी और इन्होंने उसको निभाया भी। देखिए यहाँ पे निजामों को हरा दिया, 1739 ईस्वी में पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त की। और इतना ही नहीं, इनका जो क्षेत्र था बढ़कर मालवा तक पहुँच गया, गुजरात तक पहुँच गया। मतलब कि अगर मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किसी के शासनकाल में हुआ था तो वो बाजीराव प्रथम थे। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम के बाद अगर हम समझने की कोशिश करें तो इनकी मृत्यु 1740 ईस्वी में हो जाती है और बालाजी बाजीराव गद्दी पर बैठ जाते हैं 1740 ईस्वी में, जो कि 1761 ईस्वी तक पेशवा के पद पर रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नाम याद करने में तकलीफ हो रही है तो देखिए यहाँ से बालाजी ले लीजिए और यहाँ से आप बाजीराव ले लीजिए। बालाजी बाजीराव और तीसरे हो गए बालाजी बाजीराव। ओके, ठीक है, तो बालाजी बाजीराव जो थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, इनके बारे में समझे तो 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। संगोला की संधि क्या है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि 1707 ईस्वी के बाद शासन जो है मराठों का दो जगह से चल रहा है, सतारा से और कोल्हापुर से। ठीक है, तो संगोला की संधि जो थी यहाँ से फिर दोनों जो है एक साथ हो जाते हैं, अर्थात अब एक ही सत्ता पे कोई रहेगा और वो कौन है, बालाजी बाजीराव। ठीक है, 1750 और इसके बाद बालाजी बाजीराव के आते ही ठीक है पेशवा का पद जो है वो वंशानुगत हो जाता है और बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है जिसमें एक तरफ मराठा लड़ रहे हैं और एक तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली है। अगर हम कारण को समझने की कोशिश करें तो अब्दाली के द्वारा जो है पंजाब में अपना एक प्रतिनिधि बैठाया जाता है तैमूर को, लेकिन क्या करते हैं मराठा जो है उसको हटा करके अपना प्रतिनिधि बैठा देते हैं जिसके कारण पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर आप इस युद्ध को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक मूवी है पानीपत, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो मराठा का जो है नेतृत्व इसमें सेनापति के तौर पे कौन कर रहे हैं, विश्वास राव, लेकिन वास्तविक सेनापति जो है बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई सदाशिव भाऊ होते हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का तो अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपका आंसर होगा इब्राहिम गारदी। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और गौर करें तो आप देखेंगे कि अब्दाली की मदद जो है भारतीय शासक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मैं बता चुका हूँ कि चौथ लेने के कारण पड़ोसी राज्य जो हैं इनके विद्रोही हो गए थे। देखिए आप यहाँ पे अफगान की मदद कौन कर रहा है, अवध का सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, और रोहेल का शासक नजमुद्दौला जो है वो क्या किसकी मदद कर रहा है, अफगानों की मदद कर रहा है। और अंततः पानीपत की तीसरी लड़ाई में क्या होता है, अफगानों की जीत हो जाती है और यहाँ से मराठा शासक जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम इसके बाद की स्थिति को समझेंगे और आंग्ल मराठा युद्ध को भी समझने की कोशिश करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। जिसे कुछ नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्टली, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों को पहुंचाएं। जय हिंद।